अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं बेनज़ीर मेहदी। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्तों और मुज़ाकरात की कहानी अब ज़बान ज़द-ए-आम है। इमरान खान का आर्मी चीफ को खत इस बात की तायीद करता है कि पीटीआई बार बार इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मगर सवाल यहाँ ये है कि पीटीआई क्या वाकई दरवाजे पे दस्तक दे रही है इस्टेब्लिशमेंट के, या दीवार पर दस्तक दे के अपना टाइम बर्बाद कर रही है। एक आम तासुर ये भी पाया जाता है कि वोट डाल कौन रहा है इस बात की अहमियत नहीं है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि वोट गिन कौन रहा है। इन्हीं तमाम सवालात के आज हम जवाबात तलाश करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। फवाद साहब, सबसे पहले तो मैं और हमारे नाजरीन एक एक उभाम के अंदर है कि आप फवाद चौधरी क्या पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं है, इस बात को आज आप खुद ही क्लियर कर दीजिए। नहीं, कई दफा क्लियर कर चुका हूँ। हमने पीटीआई कभी छोड़ी ही नहीं, तो हिस्सा होने वाली कौन सी बात है। जाहिर है हम पीटीआई का हिस्सा है। पीटीआई का हिस्सा ना होते तो आज हम फेडरल गवर्नमेंट में होते, वजीर वगैरह होते। और ये जो 6-7 महीने जो है वो कैद काटी है, 4 दफा गिरफ्तार हुआ हूँ, इसीलिए हुए हैं ना कि पीटीआई में है और इमरान खान के साथ है, यही वजह। अच्छा फवाद साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन दिसंबर 2024 में अभी 2 महीने ही पहले की बात है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये कहा था कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है, पीटीआई की इंतजामिया की जानिब से, बैरिस्टर गौहर की जानिब से। तो वो क्या था? ये बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब के सामने मैंने पूछा था कि आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने जारी नहीं किया, वो किसी ने कह दिया था और ये हो गया था, वो हो गया था। तो फिर खान साहब ने उन्हें कहा कि आप भी इस तरह की बातें ना करें, और मुझे उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ बात ना करें। मैनेजर नहीं करते तो फिर नहीं कर। अच्छा फवाद चौधरी साहब, कभी आप पीटीआई से दिल बर्दाश्ता हुए? क्योंकि हमने वो भी बात सामने आई और बड़ा उसका बतंगड़ भरा मीडिया में कि आप जहांगीर तरीन के घर गए, फिर एक होटल में जो उनकी तकरीब थी उसमें भी आपकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई। तो क्या पीटीआई से और इसकी अभी जो मौजूदा लीडरशिप बाहर है उससे इतने दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि आपने पीटीआई छोड़ने का सोच लिया था? नहीं, कभी भी नहीं छोड़ी। जिस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो सारी एपिसोड कई दफा पहले बता चुके हैं कि आईपीपी वगैरह में हमें जब भी उस वक्त गए थे लोग, जो बर्बरियत हुई, फस्तायत हुई, जो जुल्म हुए, उसके वक्त जो है लोगों को जबरदस्ती आईपीपी में जो है वो धकेलने की कोशिशें की गई, वो हम नहीं माने उसमें, और उसके बाद 7 महीने जेल में रहे। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि खान साहब जो हिदायत देते हैं जेल में बैठकर, उस पे मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है उस पे मनोमन अमल करती है? देखिए, अमल करने की कोशिश करती होगी, बट प्रॉब्लम तो कैपेसिटी का है ना। एस्टैब्लिशमेंट ने जो किया है पाकिस्तान में, जो जुल्म किया है, वो यही किया है कि उन्होंने जो पीटीआई का काडर था वो तोड़ दिया। अब उसके बाद इमरान खान है और लोग हैं, सो इसलिए पार्टी की लीडरशिप दरमियान में उस तरह से मौजूद नहीं है। जो है वो आपके सामने है, जेलों में है, बाहर है। और यानी शाह महमूद कुरैशी हो गए, जहाज चौधरी हो गए, उसके बाद महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, ये लोग सारे जेलों में हैं। जाहिर है इनका बड़ा नुकसान हो रहा है जेल में होने की वजह से पीटीआई को, और जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको ज़ाहिर है उसकी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है, वो ज़ाहिर है लिमिटेड है। अच्छा, पीटीआई की लीडरशिप की चलें बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि पीटीआई की जो लीगल लीडरशिप है, यानी जो बुकला का पूरा एक, क्योंकि आप एक माहिर कानूनदान भी हैं, वो हमें बहुत फ्रंट फुट पे नजर आती है। जो सियासत से जिनका ताल्लुक है और जो मामलात को हल करने में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं, वो हमें कुछ इतने ज्यादा अहम किरदार अदा करते नजर नहीं आ रहे पीटीआई की पॉलिटिक्स में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यही पीटीआई की गलती है ना। तो देखिए, इमरान खान ने जैसा आज उन्होंने खुद भी कहा कि नेल्सन मंडेला से लेके खालिदा जिया तक कितने जो लीडर हैं वो अदालतों से बाहर आए, और इसके लिए जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो चाहिए होती है। वकला को जो पार्टी दी गई है उससे जो उम्मीदें तवक्कुआत थी वो ज़ाहिर है पूरी नहीं हो रही, और पूरी नहीं हुई। इमरान खान आज 591 51st डे है, 551st डे है आज जेल में है, और उनको बाहर नहीं ला पा रहे।
सो दैट्स द इशू। तो ये जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो फ्रंट फुट पे अभी लीडरशिप है, आप समझते हैं ये उनकी नालायकी है या उनकी नाअहली है कि वो इस तरह का सेटअप नहीं बना पा रहे, इस तरह की डायलॉग नहीं कर पा रहे, या इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि रास्ता जो है वो खान साहब के बाहर से जेल से आने का वो रुक रहा है? देखिए मसला तो ये है ना कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने एक बर्बरियत और फस्तायत के ज़रिए ये हुकूमत कायम है। इस हुकूमत का कोई कानूनी जवाज़ तो नहीं है ना। इलेक्शन ये हार गए, उसके बाद बंदूक के ऊपर ये हुकूमत कायम है। अब पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं कि ये जाके वहाँ पे कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ जाना ना। तो एक लिमिटेशन है, पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल नहीं है पीटीआई को। जितनी स्पेस अवेलेबल है उसी में ही जो है वो आपने पॉलिटिक्स करनी है। इसका शदीद नुकसान जो है वो मुल्क को हो रहा है, जहाँ पे आप देख रही हैं कि 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, बेरोजगारी की इंतहा है। अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है 1,30,00,000 लोग गुर्बत की लकीर जो है उसको क्रॉस कर गए हैं। किसानों का बुरा हाल है। सियासी तौर के ऊपर आप बिल्कुल तन्हा है दुनिया में। तो जब तक ये चीजें, आप पाकिस्तान पहले टूटा था, अब डूब रहा है, और ये चीज रियलाइज करनी है पाकिस्तान में हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने, जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किया है, कि उनसे ये सिस्टम नहीं चल रहा। मुल्क को नए इंतखाबात की ही जरूरत है, और उसके लिए इमरान खान से बातचीत करना जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। अच्छा, चलिए, अभी आपने बात की स्टैब्लिशमेंट की, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर सियासतदान हैं, नदीम अफजल चंद, जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर थे खान साहब के, बहुत थोड़े अरसे के लिए रहे मगर थे। वो कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज उनको ये कहा करते थे कि आप अपनी जो ग्रुप अपनी जो पार्टी में जो लड़ाइयां हो रही हैं, ग्रुप बंदियां हो रही हैं, उनको खत्म कराएं, और अगर आप नहीं खत्म कराएंगे तो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, या ये आपको इसका नुकसान हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि आप भी उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाहिर काबीना का एक हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा रहे हैं। तो आप इस बात को मानते हैं कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को मशवरे दिया करती थी और खान साहब से गलती हुई है जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद आई और उन्हें हुकूमत से हाथ धोना पड़ा? नहीं, कोई ना कोई गलती हुई है ना कुछ हुई है। अब आप पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ का ऑफिस है उसको कोई कानून रेगुलेट नहीं करता, उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में अनब्रिडेंट पावर है एस्टैब्लिशमेंट के पास, और वो अगर फैसला कर लें, जैसे जनरल बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि उन्होंने एक एक्सटेंशन तहरीक इंसाफ से ली है और अगली उन्होंने नून लीग से लेनी है, तो आप रोक ही नहीं सकते। तो ये जो प्राइमरी प्रॉब्लम है कि जिसमें एक जो एक्सटेंशंस का इशू है, वो जब तक हल ना हो, एस्टैब्लिशमेंट खुद भी अपना कोई ना सोचे, निज़ाम वज़ा ना करे, ये पाकिस्तान में ऐसे ही होना है। आप देखें ना, इमरान खान अकेले तो नहीं है ना, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, उससे पीछे चले जाए मोहम्मद अली बोगरा के साथ क्या हुआ, सिकंदर मिर्जा के साथ क्या हुआ। सो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई एक लिमिट तो नहीं है एक आदमी तक। अच्छा, उन्होंने ना एक बात और कही जो मुझे बड़ी क्लिक करी। उन्होंने कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई थी एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर, वो भी स्टैब्लिशमेंट के कहने पे हुई थी ताकि खान साहब की जो है वो पीआर अच्छी हो पॉलिटिकल हलकों में। मुझे ये टास्क दिया गया था, उन्होंने ये एडमिट किए, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नदीम अफजल को मैंने बनवाया था, अहमद यार हिराज साहब को, नदीम अफजल जान को मैंने नहीं, दोनों को मैंने अपॉइंट करवाया था। कोई बाजवा साहब का तो ताल्लुक ही कोई नहीं था इससे। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, आप इमरान खान साहब ने वो खत जो लिखा है आर्मी चीफ, उसमें वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको वो चेंज करने की बात कर रहे हैं कि पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, जमहूरियत को पटरी पे आना चाहिए? वो कौन सी पॉलिसीज को चेंज करने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा था कि वोट गिनने वाला काम जो है ना उसको छोड़ दे, जिसको वोट डाले उसी को ही वोट निकलना चाहिए। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो ये है कि वोट गिनने वाले जो इंटरफेरेंस है वो पाकिस्तान के लिए एक मेजर इस वक्त हर्डल बन चुकी है। और प्रॉब्लम ये हुआ है कि वोट डालते किसी को है, निकलता जो है वो किसी के लिए है। सो ये बुनियाद है पाकिस्तान में तमाम जो खराबियां हैं उसकी। तो सबसे पहले तो और फॉरमोस्ट इमरान खान यही कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए,
और दूसरा ये करना है, कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं गवर्नमेंट के, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब नहीं हटाया जा रहा, चीजें नहीं हो रही, ये चीजें, इनको जो है वो आप ठीक करें। सॉरी, आपकी आवाज। जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 26 नवंबर वाला जो पूरा एपिसोड हुआ था, चौधरी साहब, इसने अली अमीन गंडापुर की सियासत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया या पीटीआई की सियासत को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है? फिलहाल तो अली अमीन गंडापुर की सियासत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो उसके बाद से उनका जो डिक्लाइन है वो रुक नहीं पा रहा, और वो डिक्लाइन पे है, और जाहिर है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ है। पीटीआई को भी नुकसान हुआ है, लेकिन पीटीआई की कोई अवामी मकबूलियत में तो कमी नहीं आई ना। इशू यही है कि आप कब जो है वो लोग दोबारा निकालने का फैसला करते हैं। जब इमरान खान फैसला करेंगे लोग निकालने का, पीटीआई दोबारा लोग निकाल लेगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर की पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, अली अमीन गंडापुर की पॉलिटिक्स को तो नुकसान हुआ है, लेकिन 26 नवंबर के बाद पीटीआई भी एक बंद गली में आके खड़ी हो गई है। मतलब आम तासुर यही है कि पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर वो मुज़ाकरात पर आ गए। मगर अब मुज़ाकरात से भी जो है वो 5 दिन 7 दिन की बात करके कि वो हमारे डिमांड्स पूरी नहीं की, और वो मुज़ाकरात से भी दस्तबरदार हो गए। नहीं, देखिए बात यह है कि वो तो हर नाकामी जो होती है उसकी कीमत होती है, और हर कामयाबी जो है वो उसका अपना एक रिवॉर्ड होता है। तो डेफिनेटली पीटीआई का तासुर ये बना है कि जी थोड़ी जो प्रेशर था सड़क के ऊपर वो कम हुआ है। बट लेट मी एश्योर यू कि जिस दिन इमरान खान दोबारा फैसला करते हैं कि डी चौक में आना है, और जिस दिन वो दोबारा फैसला करते हैं कि चीज़ें आगे जाएंगी, उस दिन ये मामला जो है वो फिर बदल जाएगा। और मुझे लगता यही है कि ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी जो हैं वो अभी वॉलेटाइल हैं, और इमरान खान ने अगर दोबारा डी चौक की कॉल दे दी तो इस बार ज़्यादा लीथल होगी। अच्छा, गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हम 26 नवंबर को, मैं 99% जो है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने में कामयाब हो गया था, मगर वो शायद फिर बुशरा बीबी वाला बात आ गई कि वो नहीं गई और उन्होंने डी चौक जाने की बात की। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि संजरानी की तरफ चले जाना चाहिए था और कोई ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए थी कि फिर वो ये भी बात कहते हैं कि फिर खान साहब अब तक बाहर भी आ जाते, वो ये भी दावा करते हुए नजर आते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी पक्की डील हो गई थी? देखिए अभी तक जो उन्होंने बातें की है ना, उनमें फ्रैंकली मुझे कोई लॉजिकल तो नजर नहीं आई। मसलन ये कहना कि इमरान खान बनीगाला चले जाते हैं या नथिया गली चले जाते हैं या सीएम हाउस चले जाते हैं, इससे देखिए इमरान खान की पॉलिटिक्स के ऊपर या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असरात होंगे। ये ऑप्शन तो इमरान खान को पहले ही दिन अवेलेबल थी ना कि वो चले जाएं, बाहर चले जाएं, यूएई चले जाएं, कहीं जिधर जाना है वो चले जाएं, और वो पॉलिटिक्स ना करें। तो वो तो इमरान खान को पहले दिन ही जो है वो उस पर चले जाते हैं। लेकिन वो 2 साल से जेल में है, तो वो किसी वजह, कुर्बानी की वजह से जेल में है ना। देखिए एक ही नुक्ते पे जो है वो बातचीत होनी है, और वो बातचीत इस नुक्ते पे होनी है कि इलेक्शन कब होने। इमरान खान से जो कंसेशन ले सकती है एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट वो यही है, इसमें टाइम कितना चाहिए, 8 महीने चाहिए, 10 महीने चाहिए, 12 महीने चाहिए। तो दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। चलिए, अब जो नुकसान होना था गंडापुर साहब का वो तो हो गया। अब उनकी जगह एक नया नाम आया, जुनैद अकबर साहब का, जो कि एक सीनियर सियासतदान भी हैं और थोड़ी उनमें निस्बतन मैच्योरिटी है। उन्होंने ये बात कही कि मैं जो हूँ हमेशा खान से इस बात पे लड़ता था। जमान पाक की भी उन्होंने मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि आलिया हमजा भी इस बात की गवाह हैं कि मैंने हमेशा माजी में भी खान को सही पे सही कहा और गलत को गलत कहा, और जब मैं गलत को गलत कहता था तो कोई भी मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं होता था। देखिए पता नहीं अब वो किसको गलत कहते थे या किसको सही कहते थे, लेकिन जुनैद अकबर बात करते हैं, उनको जो उनके जहन में है वो बात करते हैं। और जाहिर है कई दफा उनकी बात मानी भी गई है, बहुत दफा नहीं मानी गई। और जुनैद अकबर ने ये भी बात कही कि हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। हम पर जब हमारी गवर्नमेंट थी 2018 के बाद, इदारों का इतना प्रेशर हुआ करता था कि बाज दफा हमारी तकरीर भी जो है वो किसी और जगह से लिखी हुई आती थी, और हमने ऐसी गलतियां की कि जिसकी वजह से हमें हुकूमत से हाथ धोना पड़ा।
ये पॉइंट मुझे उनका बड़ा पॉजिटिव लगा कि कम से कम वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट तो करें, क्योंकि अगर पहले गलती एक्सेप्ट करेंगे तभी इस्लाह की तरफ जाएंगे। कोई गलती थी नहीं, पता नहीं कौन सी गलतियों का वो कह रहे हैं और कौन सी तकरीर लिख के आई थी, मुझे तो नहीं पता। इमरान खान वाज वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। मेरा नहीं ख्याल, जिसको भी गलतफहमी है उसको दूर होनी चाहिए। देखिए इमरान खान से झगड़ा ही क्या है, वो झगड़ा ये है कि इमरान खान हो, एंड टू बी फेयर इज नॉट लिमिटेड टू इमरान खान, नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो हो, इमरान खान हो, इनसे क्या झगड़ा होता है एस्टैब्लिशमेंट का? वो शहबाज शरीफ नहीं बन सकते, वो लिखी हुई तकरीरें नहीं करेंगे। इमरान खान को तो मुझे याद ही नहीं है कभी उन्होंने लिखी हुई तकरीर की हो, तो पता नहीं जुनेद किस तकरीर की बात कर रहे हैं जो लिखी हुई आई या उनको आई। सवाल नहीं पैदा होता इमरान खान इस तरह से, जो उनके जाहिर है डिपार्टमेंट है फौज हुकूमत का, जो एडवाइस वो करते थे, जो उन्हें सही लगती थी उस पर इम्प्लीमेंट करते थे, जो नहीं लगती थी उनको नहीं करते। उस्मान बुज़दार का आपके सामने है, क्या जोर नहीं लगा लिया बाजवा साहब ने भी और कि जी ये अपना हट जाए, वो नहीं हटाए। अब बेशुमार और अफगानिस्तान के ऊपर ये इमरान खान की पॉलिसी थी, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तो मुझे नहीं पता वो किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी पीका की। मुझे याद है कि जब आपने एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चार्ज अपना संभाला और उसके बाद मैं वही थी कि जब आपने 2018 में जब पहली दफा मीडिया से अपना इंटरेक्शन किया तो आपने ये कहा कि सोशल मीडिया कुछ अरसे बाद सारा मीडिया जो है वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद आपको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। बाद में आपकी वो बात सही साबित हुई और फिर आप एक पीएमडीए के नाम से एक कानून लेकर आए कि जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के कानून को से मुशाबत रखता था, उसको मिक्स करके बनाया गया था। अब पीका एक्ट आ गया है, तो पीका एक्ट में तो डायरेक्ट सजाएं दी जा रही हैं, डायरेक्ट एफआईआर काटी जाएगी उसके, इससे तो फिर सहाफी भी रगड़े में आ जाएंगे। और अब तो हर सहाफी, अब जैसे अब हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ऑनियर होने के थोड़ी देर बाद जो है ये यूट्यूब पे चला जाएगा। देखिए मेरी उस वक्त भी मैं यही मेंटेन कर रहा था, दो तीन चीजें कि एक तो देखें आपका जो मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये कहना कि सिर्फ हुकूमत जो है वो पैसे देती जाएगी और मीडिया जो है वो उस पर खड़ा रहेगा, ये मुमकिन नहीं होगा। और अब तो ये हुकूमत दोबारा देखें ना, गरीब मुल्क है, 17 अरब रुपए के इन्होंने दोबारा जो है वो दे दिए हैं एडवर्टीजमेंट्स, और ये जाली तरीके से मीडिया खड़ा करने की कोशिश हो रही है अपने हक में। उसका नतीजा ये हुआ कि क्रेडिबिलिटी मीडिया की ख़त्म हो गई। अब मेरी नज़र में आपको जो इनोवेशंस हैं उस तरफ जाना चाहिए था और अब भी जाना चाहिए। और दूसरा जो लॉज है, मैं उस वक्त फेक न्यूज़ की मैंने वार्न किया था कि ये अगर आप उस वक्त ये सिविल लॉ था, पीएमडीए जो था वो सिविल लॉ था, उसमें जुर्माने थे, एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम था रोकने का। अब आप उस वक्त मीडिया में जो है वो बनने नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में आप सारे लोग वल्नरेबल हो गए क्रिमिनल लॉ के। अब ये क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो किसी के खिलाफ भी शुरू हो सकती हैं, और प्रॉब्लम सजाओं का नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि जो पर्चा होगा और उस चलान होगा और अदालत में जाने तक का जो प्रोसेस है उसी में लोगों को रगड़ा लग जाएगा। सो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। कभी भी आप मीडिया लॉज को क्रिमिनलाइज नहीं करते, सिविल लॉज बनाते हैं, बट यहाँ तो आपको आइन कानून वगैरह प्रिंसिपल तो रह ही नहीं गया।